हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने इसी चैप्टर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसी के आगे हम आज प्रश्नों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल के परिवहन हेतु है, यानी पौधों में जो जल का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, रंध्र, पिथ या जाइलम। तो पौधों में जो जल का परिवहन है वह कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी को लेकर पौधे में ऊपर की ओर सीधे एक दिशा में पौधों में पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है कि यह भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, यह भोजन को, फूड को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, कितना होता है, 140/80, 120/80, 135/80, 135/100, 125/115। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। इसमें जो 120 होता है वह क्या होता है, सिस्टोलिक होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक। और जो 80 होता है वह क्या होता है, डायस्टोलिक। क्या होता है, डायस्टोलिक। क्या क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। तो जो डायस्टोलिक होता है यह हृदय के फैलने पर दबाव होता है। यह क्या होता है, हृदय के फैलने पर दबाव होता है। और सिस्टोलिक क्या होता है, हृदय के सिकुड़ने पर दबाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होती है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या संश्लेषित नहीं होता है, ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह संश्लेषित नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है क्या करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। इस प्रकाश संश्लेषण का जो फार्मूला होता है 6CO2 12H2O जो कल टू क्या होता है, क्या जरूरत पड़ता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, और जल बनता है, और क्या बनता है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CO2। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन क्या बनती है, तो यह उप उत्पाद के रूप में बनती है। किसमें बनती है, उप उत्पाद के रूप में, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। और क्या बनता है, जल बनता है। जो ग्लूकोज होता है यह मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है, यह मुख्य उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुख्य उत्पाद बनता है वह क्या बनता है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन क्या बनती है, उप उत्पाद के रूप में बनती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। और जो ग्लूकोज होता है यह मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त का संश्लेषण होता है, यानी जो पित्त होता है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। लेकिन यह स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी जो मानव हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वह 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऊपर के कोष्ठ क्या कहलाते हैं, अलिंद कहलाते हैं। और नीचे के जो कोष्ठ होते हैं वह क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। यह हिस्सा दायां होता है और यह हिस्सा क्या होता है, बायां होता है। तो इससे क्या कहेंगे, दायां लिंग, इसे बायां लिंग, इसे दायां निलय और इसे बायां निलय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जैसे जाइलम, जैसे जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें, छोटी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में, बड़ी आंत में। तो जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये कहाँ उपस्थित होती हैं, तो ये आमाशय में उपस्थित होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आमाशय। किसमें उपस्थित होती हैं, आमाशय में उपस्थित होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, यानी वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। तो जनन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन का जो मुख्य अंग होता है वह कौन सा होता है, वृक्क होता है। क्या होता है, वृक्क होता है। और वृक्क की जो इकाई होती है वह क्या होती है, वृक्क की जो इकाई होती है वह होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। यह क्रिया जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। बाकी ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में जो विखंडन होता है वह क्या कहलाता है, वह ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस यह किसका भाग होता है, किससे संबंधित होता है, तो यह श्वसन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, श्वसन से संबंधित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये सत्य है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल बनता है, यह भी सही है। सही क्या नहीं, सत्य क्या नहीं है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो यह कथन सत्य नहीं है। और जो कथन सत्य नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कथन सत्य नहीं है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जिसमें कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयी प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयी प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि श्वसन, इसमें क्या होता है, जो जटिल अणु होते हैं वह टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। जो पेलाग्रा रोग होता है वह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, B3 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। क्या होता है, नियासिन। या जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। किसके रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में या ग्लूकोसिक अम्लों के रूप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? भोजन का जो निर्माण होता है वह ग्लूकोज के रूप में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज बनता है, भोजन के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन यह फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? यह सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। यानी जो फ्लोएम होता है वह भोजन को किसके रूप में पौधों तक पहुंचाता है? सुक्रोज के रूप में पहुंचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वह क्या होता है? जल का संवहन करना जाइलम का कार्य होता है। और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का संवहन करना। किसका? भोजन का संवहन करना यह फ्लोएम का कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। देखिए विटामिन दो तरीके की होती है, एक जल में यानी वाटर में घुलनशील, दूसरी इसमें फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वह कौन सी होती है? बी और सी। कौन सी होती है? बी और सी। और जो जल फैट में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वह होती हैं के, ई, डी, ए। याद रखने का ट्रिक क्या है? इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? जो जल में घुलनशील विटामिन है उसे हम WBC के ट्रिक से याद रख सकते हैं। W मतलब वाटर और B और C का मतलब विटामिन बी और सी। जो फैट में घुलनशील विटामिन है वह कौन सी है? KEDA कीड़ा। कौन सी है? KEDA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोमिन संपुट, इसका सही जवाब जो हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का, यानी जो जल में घुलनशील विटामिन है वह कौन सी हो जाएगी? विटामिन सी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोमिन संपुट किसका भाग होता है? उदर का, यकृत का, अग्नाशय का या वृक्क का? तो जो बोमिन संपुट होता है वह वृक्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? वृक्क का भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह रक्त को छानने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? रक्त को छानने में मदद करता है।